नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर अहम बैठक के ताल्लुक से ये खबर है। गृह मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होना है। यहां यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर खास चर्चा की जाएगी। 10:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ये अहम मीटिंग शुरू होना है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े ऑफिसर्स भी इस पे शामिल होंगे। और इस खबर पर मजीद डिटेल हासिल करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बेहद अहम बैठक है गृह मंत्रालय में, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। हिना, देखिए, कोविड पैंडेमिक के बाद जब 2 साल तक लगातार श्री अमरनाथ जी यात्रा नहीं हो सकी थी, पहली बार इतनी लंबी अवधि के लिए यानी कि 62 दिनों के लिए यात्रा होने जा रही है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यात्रा चलने वाली है और उसी के सुरक्षा इंतजामात को लेकर आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग होम सेक्रेटरी की लीडरशिप में, उनकी प्रेसिडेंटशिप में यहाँ होने जा रही है। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी और जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है बेसिकली उसका जायजा लिया जाना है। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तकरीबन 300 कंपनियां मांगी गई है, लेकिन एडिशनल कंपनियां कैसे आएंगी, क्योंकि अभी जिस तरह के मणिपुर में हालात हैं वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको देखा जाएगा और एक बार फिर से इस तमाम सुरक्षा इंतजामात का जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स होने हैं। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे सीआरपीएफ हो या फिर सीआईएसएफ हो या फिर दूसरी एजेंसियां हो, तिब्बतन फोर्स हो, तो तमाम किस तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट होगा, वो तमाम चीजें यहां पर देखी जाएगी। अभी एक मीटिंग होनी है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोपहर के बाद एक मीटिंग फिर से होगी। तो पूरे तरीके से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से कायराना हमले अभी देखने में आए हैं, जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं, उसको देखते हुए किसी तरह का भी कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तकरीबन 200 कंपनियां हैं जो खुद जम्मू कश्मीर के अंदर उनको मोबिलाइज कर दिया गया है, लेकिन 300 कंपनियों की जो है मांग की गई है। तो हिना, कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी, तमाम तरह का जो है जायजा लिया जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले साल जो पिलग्रिमेज हुआ था श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे थे वो तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा पहुंचे थे और इस बात ये नंबर जाहिर सी बात है और बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो यात्रा हुई थी वो सिर्फ 44 दिन की हुई थी और इस बार 62 दिन की जो लंबी अवधि के लिए ये यात्रा होने जा रही है। तो तमाम तरह के सुरक्षा इंतजामात हो और सभी में विश्वास पैदा हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये मीटिंग जो है काफी महत्वपूर्ण है। हिना, बिल्कुल खुर्रम, और आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम ऑफिसर्स, अहम महकमे के लोग इसमें शामिल होंगे, इसके ताल्लुक से जानकारी है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, तिब्बतन फोर्स, खासतौर से तीन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो उनकी जो कंपनियां हैं वो अब तक इस्तेमाल होती रही हैं। तो अभी इन्हीं तमाम चीजों पर जो है वो बातचीत होगी और उस अरेंजमेंट को देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह की जानकारी है कि 3 जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो आला अहदेदारान है, अफसरान हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और उसके बाद शाम को फिर से दोबारा से मीटिंग होने वाली है। उम्मीद की जा रही है हो सकता है कि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल हो, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण मीटिंग है उसमें फिलहाल अभी एलजी शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और खासतौर से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आला अफसरान हैं वो जरूर इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल खुर्रम, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार जो खास तौर पर टूरिस्ट हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, रिकॉर्ड संख्या में वो वहां पर गए हैं, और उसके अलावा अब जो ये यात्रा हो रही है इसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु जो है वो यात्रा में शामिल होंगे। एक बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी को लेकर यहां।
देखिए, अभी अगर जिस तरह के हालात हैं उन तमाम चीजों को देखें तो अभी जो आतंकी हमले हैं, जो सरगर्मियां हैं, उन पर काफी हद तक काबू पाया गया है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, खासतौर से जब पिछले साल 44 दिन की यात्रा हुई थी तो 3,65,000 से ज्यादा लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा पर वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे। और जाहिर सी बात है, अब चूंकि 62 दिन की यात्रा है तो एक लंबी अवधि है और काफी ज्यादा लोग आएंगे, उससे भी ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ओपन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पूरे भारत से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगर उससे पहले देखें तो उससे पहले भी जो यात्रा थी वो भी हुई थी, लेकिन उतना ज्यादा लोग नहीं जा सके थे। 2019 में भी यात्रा हुई थी, लेकिन उसको फिर 5 अगस्त 2019 को जो फैसला गया था उसकी वजह से सिर्फ 14-15 दिन का कर दिया गया था। तो इस बार उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से G20 हुआ है, तो सभी लोगों में सुरक्षा को लेकर के एक भरोसा जगा है और सभी जो है इस यात्रा पर जरूर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि तमाम जो इंतजामात हैं उनका जायजा लिया जा रहा है, पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चौबंद किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर पहले ही ये मीटिंग की जा रही है। अभी मणिपुर में डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, लेकिन वहां से भी डिप्लॉयमेंट जो है कम हो सकता है, क्योंकि हालात वहां पर भी धीरे धीरे सुधरने लगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां का दौरा करके आए हैं, अभी जम्मू कश्मीर का दौरा गृह मंत्री कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से टूरिस्ट का ग्राफ ऊपर गया है, उसी तरीके से अब जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद जो है एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो बढ़ सकती है। हिना, बिल्कुल खुर्रम, और जिस तरह से आपने बताया कि अब से कुछ ही देर बाद ये अहम मीटिंग होना है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी खुर्रम शहजाद, जो कि बता रहे थे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक होना है अब से कुछ देर बाद, यानी 10:30 बजे ये अहम बैठक होना है। खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और खुर्रम ने यह भी जानकारी दी है कि दोपहर बाद भी वहां पर एक अहम मीटिंग जो है गृह मंत्रालय में होने वाली है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहाँ आज जो मीटिंग हो रही है, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर यह मीटिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े तमाम ऑफिसर्स इसमें शामिल रहेंगे। इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, गुलमर्ग से ये बड़ी खबर है, जहां गंडोला से 2,500 पर्यटकों को बचाया गया है। केबल कार में दरअसल टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और इससे ही ये टूरिस्ट फंस गए थे। अफरवट में ये घटना हुई थी और रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अब गनीमत यह है कि पर्यटकों को सुरक्षित वापस गुलमर्ग ले जाया गया है। तो बेहद अहम खबर, जिस पर लगातार रात से ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि अफरवट में यह हादसा पेश आया था, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था गंडोला में और केबल कार में ये तकनीकी खराबी आई थी। 2 फेज में इन पर्यटकों को बचाया गया। तकरीबन 2,500 पर्यटक थे जिन्हें बचाया गया और अब इनको सुरक्षित यानी महफूज गुलमर्ग ले जाया गया है। रात भर ये ऑपरेशन चला था और अब ये इस वक्त की ताज़ा खबर है कि इन पर्यटकों को बहिफाजत गुलमर्ग ले जाया गया है। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, जेके राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहेगा, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां NH44 NH44 आवाजाही के लिए बंद रहेगा। दरअसल यहां मरम्मत और नवीनीकरण का काम हो रहा है, इसीलिए आज रात 10 बजे से शनिवार सुबह यानी कल सुबह 6 बजे तक NH44 बंद रहेगा और DM रामबन ने इस बात की जानकारी दे दी है। जिलाधिकारी रामबन के आदेश के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद रहेगा और एक बार फिर से आपको बता दें कि आज रात 10 बजे से शनिवार सुबह यानी कल सुबह 6 बजे तक ये बंद रहेगा। चेन्नई नाशरी टनल और न्यूयॉर्क टनल बानेहाल के बीच हाईवे के नवीनीकरण और साथ ही साथ मरम्मत की वजह से वाहनों का आवागमन यहां बंद रहेगा। यात्रा करने वाले लोगों से अपील यही है कि वो अपनी यात्रा करने से पहले ट्रैफिक का अपडेट ले लें।
और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, जिस तरह से लगातार ये खबर हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है उन्हें वहां पहुंचकर तकलीफ ना हो, इसलिए जरूरी है कि कम से कम हमारे चैनल के जरिए उन्हें पता चल पाए कि आज रात से ये एनएच जो है बंद रहेगा। डिटेल्स चाहेंगे? देखिए है ना, जैसे हम सुबह से ही बल्कि कल दिन से ही लगातार अपने ऑडियंस तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम के 10 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आम तरफ को रोक दिया जाएगा। उस दौरान कई पैचेस ऐसे हैं नेशनल हाईवे के जिसमें ढलवास है, कैफेटेरिया मोड़ है और शेर बीबी का मकाम है, उसको डबल वे कैरेज बनाया जाएगा ताकि शाहराह पर गाड़ियों का ट्रैफिक जैम न लगे। और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और इस अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र इंतजामिया ने फैसला लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिप्टी कमिश्नर रामबन को एक लेटर लिखा था, रिक्वेस्ट की थी कि जो हाईवे की तजदीद और मरम्मत के लिए उन्हें हॉल्टेज चाहिए ट्रैफिक का। तो इस सिलसिले में अथॉरिटीज़ ने ट्रैफिक पुलिस से बात करके आज शाम के लिए ये हॉल्टेज लिया है और आज रात के वक्त में ही इन तीनों जगहों पर हाईवे को वाइडनिंग का काम किया जाएगा और जितने पैचेस वगैरह डैमेजेस है, जो सड़क हालात ख़राब है, उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हाईवे पर ब्लैक टॉप किया जाएगा कंप्लीट नाचश्री टनल से नवयुगा टनल तक, ताकि शाहराह पर ट्रैफिक की आमदफ जो है वो आसान हो सके। जी हिना। बिलाल, कितना अहम मानते हैं, खास तौर पर लगातार हम देखते रहे हैं कि यही वो अहम शाहराह है जो कि जोड़ने का काम करती है, और इस शाहराह पर जब लगातार हम देखते हैं कि कई बार ये बंद भी रहती है, जिसकी वजह से दरमानदा मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम से कम अब उम्मीद की जा रही है कि उनकी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी इस काम के बाद। लगातार परेशानियां जो आवाम की है वो हर दिन होती है, हर दिन कई घंटों तक ट्रैफिक जाम लगता है। उसकी वजह कई बार सिंगल वे कैरेज होता था, कहीं गाड़ियां ब्रेक डाउन हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है ट्रैफिक रूल वायलेशन करते हैं, जो इस बदतरीन जाम की वजह बनती है, जिसके बाद मरीज, बुजुर्ग, बच्चे और ख्वातीन दरमांदा होकर रह जाते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि शाहराह को वो स्मूथ ट्रैफिक की आमदफ की काबिल बनाए रखे और इसी जिम्मे में ये फैसला लिया गया है। अब हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में शाहराह की हालत बेहतर हो सकेगी, ताकि शाहराह पर सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना हो। अगर माजी का तजुर्बा हम देखें, गुज़श्ता 4-5 साल है जम्मू से नेशनल हाईवे पर रामबन बानीहाल स्ट्रेच में, जिसे हम नवयुगा टनल और नासिर टनल के दरमियान का स्ट्रेच कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ आवामी मुश्किलात, गर्द गुबार, खड्डे और एक्सीडेंट्स ही देखे हैं। हालत कहीं बेहतर होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीदें लगातार वाबस्ता है। जिस तरीके से मरकजी हुकूमत की कोशिश है कि बड़े टनल्स वगैरह और ब्रिजेस जो है बनकर तैयार होंगे, रामबन फ्लाईओवर ब्रिज भी आने वाले 1 महीने में बनकर तैयार होगा, तो उम्मीद हम यही लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू से नेशनल हाईवे पर रामबन बानीहाल स्ट्रेच में जहां पर चलने वाले मुसाफिरों को राहत का सामान हो। जी हाँ बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए, कि ये सड़क जो है, ये नेशनल हाईवे किन 2 अहम शहरों को या किन 2 अहम मुकामात को जोड़ता है? कितना अहम, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं कि ट्रक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज्यादा मुतासिर भी ट्रक ड्राइवर ही होते हैं। बिल्कुल, मुल्क को जोड़ने वाले जम्मू कश्मीर राज्य जो नेशनल हाईवे है वो मुल्क को जम्मू और श्रीनगर से जोड़ती है और यही रास्ता हमारे दूसरे जो हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख और करगिल को भी जोड़ता है। जो 12 माही सड़क जो है नेशनल हाईवे 44 ही है। ये स्ट्रेटेजिक एतबार से, जैसे हम डिफेंस के एतबार से वो भी अहमियत की हामिल है, वहीं वादी कश्मीर में और लेह लद्दाख में जितने भी जो सामान है, चाहे भारी सामान है, चाहे राशन है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे वादी कश्मीर से फल फ्रूट जो जितना निकलता है, फल मेवा निकलता है, उसको मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुंचाने के लिए इसी शाहराह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शाहराह की खस्ता हाली की वजह से ट्रक ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, जिनका कारोबार जुड़ा है, हमने कल भी उनसे बात की, उनका ये कहना था कि उन्हें कहीं कहीं हफ्ते लग जाते हैं शाहराह पर एक तरफ का सफर करने में। तो महीने में 1 से 2 चक्कर लगते हैं, तो उससे उनका तेल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा और बैंकों की किस्तें जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद है, बिजनेसमैन है, उन्हें काफी नुकसान का सामना है। वहीं पर एक और शख्स का ये भी कहना था कि वादी कश्मीर में जो महंगाई होती है वो इसी ट्रांसपोर्ट की होती है, क्योंकि सामान जो है वक्त पे पहुंच नहीं पाता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, उसकी जो
अवेलेबिलिटी वो कम हो जाती है, तो वो एक वजह भी है। जम्मू कश्मीर में इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, चाहे हम तिजारत के एतबार से बात करें, वहीं सियाहत को भी इससे काफ़ी नुकसान पड़ता है, क्योंकि मुल्क भर से लोग जो है, ज़्यादातर लोगों का आना ट्रेन से होता है। ट्रेन से वो उधमपुर या जम्मू पहुँचते हैं, वहाँ से आगे उन्हें इसी शाहराह का इस्तेमाल करना होता है। कहीं तो ट्रेनें मिस हो जाती, कहीं वक्त पे नहीं पहुँच पाते और कहीं जाम में फंस जाते हैं, और उनका तजुर्बा जो है बहुत ख़राब जाता है। तो इसलिए इंतज़ामिया को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक पुख्ता मैकेनिज्म बनाना होगा, ताकि शाहराह पर ट्रैफिक का अमदरफ्त जो है वो स्मूथली चले, और कोई भी तबका, चाहे सयाहत से वाबस्ता हो, तिजारत से हो, या लोकल लोग जो सफ़र करते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, और इसीलिए इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल बाली आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब ब्रेकिंग एट 10 में एक और बेहद अहम खबर पर आपको अपडेट देंगे। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है, जहां लगातार हम आपको बता रहे थे कि 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल कुत्तों के झुंड ने इस बच्चे पर हमला किया था। इस बच्चे को ब्रेन डेड घोषित किया गया था और इसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो तफसीलात आपको बता दें, श्रीनगर में आवारा कुत्तों का जो झुंड है, उसने 7 साल के बच्चे पर हमला किया था। ये बच्चा जो है मैनहोल में जाकर गिर गया था और उसके बाद शदीद जख्मी हालत में इस बच्चे को मकामी लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टर्स ने इस बच्चे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि इस बच्चे की मौत हो गई है। इसको लेकर मकामी लोगों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। तो जावेद साहब ये बताएं कि जो हादसा है ये कब पेश आया था? ये 28 मई को पेश आया था, संडे के दिन शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे इसके बारे में कि हुआ क्या था? एक्चुअली ये घर में बैठे, इनके दादू ने इनसे कहा था कि हम कश्मीर गाँव जाएंगे, उन्होंने नहीं माना था। तो इनकी मामा उनके पीछे भागे, तो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ खेल के। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे नहीं था, मैं किसी जगह पे दावत पे था। तो इन्होंने अपनी माँ को बोला 5 मिनट दीजिए मुझे, बाबा तब तक आएगा, तब तक मैं आ रहा हूँ। ये बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे बस लोकेलिटी नजदीकी में हमारा एक पार्क है, वहाँ पे खेल रहे थे। इनकी शायद बॉल गई थी वहाँ पे। जब ये बॉल लेने के लिए गए तो यहाँ पे एक शायद कुत्ते, यहाँ बहुत सारे होते लेकिन शायद उसमें कोई कुत्तियाँ थी वहाँ पे, तो उसके पीछे भागी थी। और इतना डरता था ये कुत्तों से, अगर यहाँ पे भी इसको आवाज कुत्ता मारता, ये 10 किलोमीटर दूर भाग जाता। तब भी इसने भागा है उल्टे साइड में, घर की तरफ नहीं भागा है, उल्टे। इसकी स्लिप हो गई थी, ड्रेन में जा गया था, ये ओपन ड्रेन है। अच्छा ये बताएं जावेद साहब कि जब आप हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को, तो तब वो ठीक थे? हाँ, वो पूरा ठीक था। मैं जब आया तब वो ठीक था, लेकिन जब ये इन्होंने इनको यहाँ से ड्रेन से चढ़ाया था तो ये अनकॉन्शियस थे कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिर मेरे मामू ने उनको अपनी गोद में लिया था, तो ऑटो में गए थे, तो उसमें उनको होश आया था। जब मैं वहाँ SMHS हॉस्पिटल में, पहले SMHS हॉस्पिटल लिया था, 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं पे थे ये। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो इन्होंने एम्बुलेंस में इसको शिफ्ट कर रहे थे अपना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा, मैंने बोला बेटा क्या बात है? कहा बाबा कुछ नहीं है, मेरे स्टमक में पेन है और कुछ नहीं। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी कहीं पे? कहा नहीं चोट नहीं। अगर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन या SMC हो गया, इनकी तरफ से अभी तक इन 13-14 दिनों में आपके पास कोई नहीं आया, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया? कुछ नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और दूसरी मेनका गांधी की गलती है। उन्होंने कुत्ते मारने पे बैन लगाई है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बैन ही लगानी तो इनको शिफ्ट करो, बंद करो किसी जगह। उसको समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि वो VIP कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कुत्तों के साथ किसी भी टाइम सामना नहीं किया है। उसको बोलो 4 दिन यहाँ आके रहो आम बस्ती में, फिर आपको चलेगा पता कुत्ते किसे बोलते हैं। हर 10 दिन 15 दिन के बाद हमको न्यूज आती है उस बच्चे को कुत्ते ने खाया, इस बच्चे ने कुत्ते ने खाया। वहाँ यहाँ से न्यूजें आती रहती है। हमारा बच्चा फिर इतना इन कुत्तों से डरता था तो वो भाग गया, कुत्तों को देख के ही वो भाग गया, वो ड्रेन में चला गया। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं। अभी क्या चाहते क्या है आप? हम क्या चाह सकते हैं? हम कुछ भी जो होना था वो हो गया।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये अगर उनको ड्रेन बनानी थी तो इसको साथ साथ ये भी बंद भी करना था, ऊपर से कवर करना था साथ साथ। उतने टाइम चालू नहीं ड्रेन करनी थी, पहले ड्रेन कंप्लीट करनी थी फिर चालू करनी थी। ऐसे ही ओपन रखिए, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बच्चा वो कहाँ बचेगा इसमें। हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए कि आगे कोई ऐसा हादसा ना होए, कोई बच्चा इसमें और न जाए। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सरोश कफील। सरोश, बेहद अफसोसनाक खबर है कि इस बच्चे की जो है इसका इंतकाल हो गया है, और जिस तरह से अभी हम देख रहे थे उनके फादर और उनके रिश्तेदार से आपने बात की, जाहिर सी बात है उनका गुस्सा जो है वो समझ में आ रहा है, उन्होंने अपना लाडला खोया है। सरोश, टेक्निकली यहाँ पर दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि आवारा कुत्तों का जो वहां पर खौफ है, आतंक है, वो बेहद बढ़ गया है, और दूसरा जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो ड्रेन है, मैनहोल है, वो वहां पर ओपन था। किस तरह से आप इस पूरे वाकये को देखेंगे, और क्या अभी तक जब से ये खबर आई है इंतजामिया की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई? बिल्कुल बिल्कुल है ना। पहले आपको बता दें कि बच्चा जो है करीबन 11 साल का था, 6ठी कक्षा का स्टूडेंट था, और पिछले साल ही ये एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था ताइक्वांडो में चंडीगढ़ में, और अगले महीने इसे फिर से चंडीगढ़ जाना था ताइक्वांडो के कंपटीशन के लिए। आज जब हमने इनके घर वालों से बात की, काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटेड है वो, क्योंकि एक इरेपेरेबल लॉस है उनका। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपनी विजय से कहूँगा थोड़ा पैन करें, यही वो ड्रेन है, एग्जैक्टली यही वो सेम स्पॉट है जहाँ पे वो बच्चा जो है वो कुत्तों से भाग के डर के जब आया था, और यहाँ पे वो इस ड्रेन के इस एग्जैक्ट स्पॉट के पास गिरा था, और करीबन 10 फुट की इसकी गहराई है इस ड्रेन की। तो आपको बता दूं, ये ड्रेनेज जो है यहाँ का जितना भी सारा सीवेज है बटमालू एरिया का, वो सारा सीवेज इसी ड्रेनेज के थ्रू जाता है। और हैरानी की बात यह है ना कि आप इसकी चौड़ाई देख लें तो कम से कम 8 फुट है और गहराई 10 फुट है। तो यहीं पे वो हादसा पेश आया था। जो बच्चे थे, ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, जैसा अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कितने सारे यहाँ पे इस वक्त हादसे ऐसे हो चुके हैं डॉग बाइट्स के, कि एक माहौल जो है बहुत खौफजदा हो गया है। और खाली बच्चे ही नहीं, जो आप काफी सारे अडल्ट देखेंगे जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो इसी डर से आजकल मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते। उनका यही कहना होता है कि हम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वजह से सुबह नहीं जा पाते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, बाकी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले यहाँ पे है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी 13 दिनों में, क्योंकि हादसा जो है 28 मई को पेश आया था, 28 मई से लेके आज 13 दिन हो गए हैं, और 12 दिन जो है ये बच्चा आईसीयू में रहा है। हालांकि जब हमने पेरेंट्स से बात की, डॉक्टर्स की तरफ से या हेल्थ केयर जो है वो उसको बहुत प्रॉपर आया था, क्योंकि वो इस पानी में गया था तो उसके लंग्स में काफी सारा पानी चला गया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हुआ था। ऐसा भी हमने सुना था कि जब बच्चे को हॉस्पिटल ले गए थे वो ब्रेन डेड था, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे को यहाँ से उठा के ले गए थे तब बच्चा बिल्कुल होश में था। हालांकि पहले 10 मिनट वो बेहोश था, उसके बाद बच्चे को होश आया रास्ते में। पहले इसको यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके गए, वहां पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफर किया गया इस बच्चे को। रास्ते में इस बच्चे को होश आया, बाज़ाब्ता इसने डॉक्टर्स से बात की, आपने अभी उनके पेरेंट्स की भी बात सुनी होगी, लेकिन वहां पर फिर ऑल ऑफ अ सडन इसमें थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस आने लगी बच्चे में, थोड़ा ब्रीदिंग में, और उस वजह से जो डॉक्टर्स है उन्होंने यही सजेस्ट किया पेरेंट्स को कि जो बच्चा है इसको फिलहाल वेंटिलेटर पे आईसीयू में रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन। और 12 दिन तक वो ऑब्जर्वेशन में रहा, और कल जाके वो बच्चा जो है वो गुजर गया। जी जी ना। सरोश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, औसतन डॉग बाइट्स के या इस तरह के जो मामले हैं कितने सामने आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जो बड़े लोग हैं वो भी अब जाने से डर रहे हैं। लगातार ये खबरें हम दिखा रहे हैं कि खास तौर पर छोटे बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं उनके ऊपर अक्सर कहीं ना कहीं कुत्तों के झुंड जो है वो हमला कर रहे हैं। अभी तक कुछ किया क्यों नहीं गया? क्या जो तमाम दानिश्वर लोग हैं, जो एक दानिश्वर तबका है, उनकी तरफ से अब कोई पेशकदमी नहीं की जा रही है? क्योंकि सवाल अब इंसानी जानों का है। बिल्कुल बिल्कुल हिराना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हैरानी की बात यह है कि 13 दिन हो गए हैं आज, और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो उसके वाकई जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया है। और जिस वजह से जो यहाँ के लोकल्स थे या जिन रिश्तेदारों से हमने बात की, काफी चिढ़े हुए थे वो। आपने देखा होगा अभी कि जब जो ये लड़का है जो गुजर गया, जब इसके मामू से भी हमने बात की तो इसने सीधा ब्लेम किया। इसने कहा कि पिछले हफ्ते आपने देखा मेनका गांधी यहाँ पे आई थी और हमने ये वाजह करके बताया था कि यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स का जो इशू है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया।
तो अब यहाँ पे एक तो ये देखना पड़ेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस केस को पर्टिकुलर इस केस को कैसे हैंडल करती है, और इसके मजीद जैसे आपने कहा, अभी आपने देखा होगा पुलवामा है या बटमालू में ही करीबन 2 हफ्ते पहले एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया था। आए दिन हम आजकल ये न्यूज सुन रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको डॉग बाइट्स की शिकार हो रहे हैं, या बड़े भी जो हैं अडल्ट भी हैं वो भी। अब बच्चों का इजी टारगेट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि जब डॉग की आप देखते हैं कि इनको बच्चा जो है वो एक इजी टारगेट लग जाता है बिकॉज ऑफ द हाइट, तो उस वजह से वो जी तो उस वजह से क्या है कि इजी टारगेट हो जाते हैं बच्चे। और जैसा आपने कहा, मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल उनकी तरफ से अभी कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। एटलीस्ट जो यहाँ के पेरेंट्स थे उनका यही कहना था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर कोई नहीं तो कम से कम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मेयर है या एसएमसी कमिश्नर है वो यहाँ पे आए। अभी भी हम सुन रहे हैं पीछे से रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि उनका वाहिद ही एक बच्चा था। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी उसको एक टूर्नामेंट के लिए भी जाना था, हाल ही में वो एक ब्रॉन्ज मेडल लेके भी आया था। और जब हमने उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश किया, उनके दादा से भी बात करने की कोशिश की, तो बहुत बड़े सदमे में हूँ इस वक्त, क्योंकि वही जानते हैं कि उन्होंने अपने घर का एक लाल खोया है और उन्होंने क्या खोया है। तो अब कहीं ना कहीं या तो एक कलेक्टिवली जो यहाँ पे लोग हैं वो एक इनिशिएटिव लें, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं। और ये बड़ा सवाल है कि जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो क्या ये स्मार्ट सिटी की तस्वीर होगी? इसी खबर पर लगातार अपडेट जो है वो हम अपने दर्शकों को आगे भी देते रहेंगे। सरोज कफील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर रामबन से आपको दे दें। रामबन से पहला काफिला, हज यात्रियों का पहला काफिला रवाना हो गया है। जामा मस्जिद रामबन से हज यात्रियों का ये काफिला रवाना हुआ है और श्रीनगर एयरपोर्ट से अब ये रवाना होंगे। जिला विकास आयुक्त रामबन ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया है। तो हज यात्रियों के ताल्लुक से ये बड़ी खबर आपको दे दें। रामबन से हज यात्रियों का ये पहला काफिला जो है ये रवाना हुआ। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, बेहद अहम ये खबर है, मुक़द्दस सफ़र पर ये तमाम जो आज़मीन हैं ये रवाना हो रहे हैं, रवाना हो चुके हैं, बल्कि ये कहना चाहिए। इंतज़ामात को लेकर लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस बार के इंतज़ामात को लेकर क्या कुछ यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए हिना, आज सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन का पहला जत्था जिला हेडक्वार्टर रामबन से श्रीनगर की जानिब रवाना हुआ। कल वहां से उनकी फ्लाइट होगी, जद्दा के लिए रवाना होंगे। जिला रामबन से कुल 115 आज़मीन हज है जो इस बार हज पर जाएंगे और उनमें से पहला जत्था जो आज 8 हाजीज पर मुश्तमिल था वो यहाँ जिला हेडक्वार्टर से रवाना हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने हरी झंडी दिखाकर इस आज़मीन के काफिले को यहाँ से रवाना किया। उससे कबल जदीद जामा मस्जिद में एक दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया, जहाँ पर जितने भी आज़मीन हज थे वो मौजूद थे। बाकी रामबन के जो सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो थे वो मौजूद थी। उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरूर इस्लाम भी वहाँ पहुँचे, उनके हमरा ACR रामबन गयासुद्दीन भी थे। तो वहाँ पर तबादला ख्याल हुआ, आज़मीन के हज के इंतजामात को लेकर बातचीत हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो रुकन थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो तमाम तरह की चीज़ों पर बारीकी से बातचीत करने के बाद आज़मीन ने जो दुआया मजलिस के बाद उनको जम्मू से नेशनल हाईवे से यहाँ पर सी ऑफ किया गया और सभी लोगों ने दुआ की जिला रामबन की अमन व आशती के लिए, जम्मू कश्मीर की अमन व आशती के लिए और जो हिंदुस्तान की अमन व आशती के लिए खास तौर से दुआओं का एहतमाम किया गया। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने भी जो आज़मीन हज से उनसे गुजारिश की कि जब वो बैतुल्लाह के सफ़र पर वहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी यहाँ की आवाम को, यहाँ के इलाके को याद रखें और जम्मू कश्मीर की तरक्की को और जिला रामबन की तरक्की को ज़रूर याद रखें। तो पुरअमन तरीके से जो आज़मीन का जो कारवां है वो यहाँ से रवाना हो गया है। उनके लिए जो इंतजाम है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने हमसे बात की, उनका यही कहना था कि वो पहले दिन से ही हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो जितने भी अहदेदार हैं उनसे लाइन अप होते हैं और उनकी तमाम तरह की जो प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी की जाती है। उसके बाद मेडिकल जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है वो करवाई जाती है और फाइनली जब उनके पास डेट्स आती है, फ्लाइट डेट्स आती है, तो उस एतबार से वो यहाँ पर या जो बैचेस बनाए जाते हैं और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतजाम रखा जाता है ताकि आज़मीन को इस सफ़र के दौरान किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और आज़मीन जो है डिफरेंट फ्लाइट से जद्दा के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर हज के अरकान अदा करके वापस आएंगे। तो अब जो दूसरा जत्था है वो 15 जून को जिला रामबन से निकलेगा और उसमें बड़ी तादाद में यहाँ पे आज़मीन हज की तादाद मौजूद होगी और उन्हें भी सी ऑफ करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं और इस दुआया मजलिस में सभी लोग शरीक होते हैं।
जी हिना। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये आज़मीन हज का जत्था रवाना हुआ है, काफिला रवाना हुआ है, इसमें कुल कितने लोग थे? और ख़ास तौर पर जिस तरह से लगातार खबर आ रही है कि अब श्रीनगर से कल ये रवाना होंगे और कल फिर ये जद्दा पहुंचेंगे, तो टोटल कितनी इनकी तादाद रही इस पहले काफिले में? देखिए, आज जो है 8 हाजीज थे, जिला रामबन के 8 आज़मीन हज थे। टोटल 115 में 8 अफराद जो है 8 आज़मीन हज है वो आज रवाना हुए। बाकी जो मुकम्मल जो जत्था है वो 15 जून को यहाँ से रवाना होगा। जैसा कि आपने कहा कि आज उनका श्रीनगर पहुँचने का टाइम है। कल जो फ्लाइट के जरिए ये जद्दा के लिए श्रीनगर से 3 बजे की फ्लाइट से रवाना होंगे और जद्दा पहुंचकर वहां से आगे जो है वो एकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे और फिर बाद में जो मनासिक हज है और तवाफ है और उम्रा है, तमाम तरह के जो हज के अरकान है उनको अदा करने के लिए आज़मीन पहुंचेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा और उनके लिए जो नज़्म है वो बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे उसी तरीके से जद्दा वगैरह हो। जो वॉलंटियर्स है, जो जिम्मेदार इदारे हैं, चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया हो, जम्मू कश्मीर हज कमेटी के लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं और इंतजामिया है, सबकी कोऑर्डिनेशन से ये हाजीज चलते हैं और इनके सफर को आसान बनाने के लिए सभी लोग की कोशिश रहती है और उनसे अकीदत भी बहुत होती है, क्योंकि बैतुल्लाह का सफर जो हुआ करता है जब वो काबा के पास पहुंचता है तो कहा जाता है कि उसकी दुआ कबूल होती है। तो सभी हजरात जो है वो अपने लिए खसूसी दुआओं के लिए इन आज़मीन हज से मिलते हैं और उनसे दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। बिल्कुल बिलाल बाली, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में अगली खबर शिमला से है, जहां आज बिजनेस मीट का दूसरा दिन है और सबसे अहम ये कि राज्य सरकार निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के साथ आज अहम बैठक करने वाली है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर 2:30 बजे राज्य सचिवालय में होना है और इस अहम बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, राम कुमार समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अहम बैठक बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन। हमने देखा था कि पहले दिन किस तरह से उत्साह नजर आया था तमाम तर इन्वेस्टर्स पे। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह का। रणवीर, लगातार हम देख रहे हैं कि बेहद अहम माना जा रहा है इस समिट को। आपसे आज की जो तमाम तर कार्रवाई है वो जानना चाहेंगे, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद यह बिजनेस मीट जो है वो शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो शामिल होंगे, उद्योग मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, 2 सीपीएस रहेंगे, सुंदर सिंह ठाकुर और राम कुमार वो मौजूद रहेंगे और पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए, पहले दिन जो है वो 29 प्रोजेक्ट पर जो है जो निवेशक थे उनसे जो चर्चा हुई है। आज करीब 50 जो निवेशक है उनके साथ चर्चा होगी। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बिजनेस मीट है, ये उन निवेशकों के साथ हो रही है जिन्होंने एमओयू साइन किए थे करीब 1, 2, 3 साल के भीतर। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। बहुत सारे ऐसी प्रोजेक्ट्स है जो फाइलों में ही, सरकारी फाइलों में ही घूमते रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा, आज जो बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ 1-to-1 भी बातचीत करेंगे। उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है, जो उद्योग नीति है उसमें राज्य सरकार बदलाव करना चाहती है, तो वो बदलाव किस तरह के होने चाहिए, इस पर भी जो है बातचीत की जाएगी। साथ ही जो अलग अलग विभागों से जो एनओसीज लेनी पड़ती है उसको किस तरह से सरल किया जा सकता है, उस प्रक्रिया को, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। कुल मिलाकर आज जब ये बिजनेस मीट जो है ये जब पूरी हो जाएगी तो जो 31,000 करोड़ के जो 79 प्रोजेक्ट है उन पर ये लगता है कि शायद स्थिति साफ हो जाएगी और इसके बाद बहुत सारे बदलाव होंगे जो रिकमेंडेशन जो उद्योग जगत की तरफ से आएंगे। राज्य सरकार भी अपनी बात रखेगी, क्योंकि उद्योग धंधे जब स्थापित होते हैं कहीं पर तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल के लोगों के हित जो प्रभावित हो, तो ये भी बात यहाँ पर रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो आज डेलीगेशन होनी है उसमें
एक तो नीति में बदलाव को लेकर जो है कुछ इनपुट्स राज्य सरकार के पास आएंगे और राज्य सरकार ये भी चाहती है कि निवेशक के मन में कोई ऐसा शक शुबा ना रहे कि राज्य सरकार की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है, क्योंकि अड़ंगा जो है बहुत सारे विभागों में आड़ा आ जाता है। तो यहाँ पर एश्योर किया जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहा है उसे अपना उद्योग स्थापित करने में यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, खासकर जो सरकारी प्रक्रिया है, जो कागजों की प्रक्रिया है, जिसमें फाइलें अलग अलग स्तर पर जो है फंस जाती है। जी रणवीर, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम जो है खुद इसमें व्यक्तिगत तौर पर काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको लेकर वहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये एक बेहद अच्छी तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है समिट के बाद। देखिए, हमारी भी बातचीत जो कुछ एक इन्वेस्टर से हुई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह के कमिटमेंट राज्य सरकार दे रही है उन्हें, अभी तो मौखिक तौर पर सारी बातें जो है कही जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। जब वो कागज की शक्ल में उनके सामने आएगी तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो जरूरत यही थी कि इन्वेस्टर्स का जो है वो भरोसा जीता जाए। सरकारी तंत्र में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, जिससे इन्वेस्टर का जो उत्साह है वो कम हो जाता है, क्योंकि झंझट ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लैंड को लेकर बहुत सारे इश्यूज है, 118 का इशू है, एनओसी को लेकर इश्यूज है। तो ये जो आज जो मोटा जो सहमति बनी हुई है, जो सिंगल विंडो की बात कही जा रही थी और उसमें इन्वेस्टमेंट ब्यूरो भी आता है, कि वो एक ही एजेंसी ऐसी स्थापित की जाए जहां पर कोई नया उद्योग लगाना चाहता है उद्योगपति, वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करे, वो सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करके कागज जो है एक एजेंसी के पास जमा हो और वही एजेंसी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों से वो एनओसी ले। तो ये एक मसला लगता है कि आज सुलझ जाएगा। दूसरी, लैंड की जहां तक बात है, लैंड की अवेलेबिलिटी की जो बात है, बहुत सारी जगहों में जो है कमी है, पर्याप्त जो भूमि है वो उद्योगपतियों को नहीं मिल पाती है और कई बार जो है डिस्प्यूट हो जाता है, अन्य लोगों के साथ हो जाता है, बहुत सारी जो है संस्थाएं ऐसी है। तो इन्वेस्टर चाहता है कि जो है बिल्कुल रणवीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, दर्शकों को तमाम तर पल पल का अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको दे दें। गढ़वाल इलाके में मृत पाया गया है एक व्यक्ति। संदिग्ध परिस्थितियों में कार में ये व्यक्ति जो है ये मृत पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश जारी है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, जहां गढ़वाल इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी कार में ही मृत पाया गया है। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई है, पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। और जम्मू कश्मीर से ही अहम खबर पुंछ से आपको दे दें, जहां पुलिस ने गौवंश तस्करी पर अपना शिकंजा कसा है। 8 गौवंश को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है। दरअसल नाका चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज करके जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पुंछ से अहम खबर, जहां पर लगातार पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। गौवंश तस्करी पर शिकंजा कसा गया है। 8 गौवंश को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया है। नाका चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। तो पुंछ से ये अहम खबर। तो ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर।